नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी में जिस तरह की या कहें कि महायुति में जिस तरह की बगावत देखने के लिए मिल रही है, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि टेंशन में आ गई है और उसने आनन फानन में अहम मीटिंग बुलाई है। ये बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बड़ी बैठक में ये तय किया जाएगा कि कैसे जो बगावती हैं, जिन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर जिनको टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, उनको आखिर कैसे मनाया जाए ताकि वो सब कुछ ना हो जो हरियाणा में हुआ था। क्योंकि हरियाणा छोटा स्टेट है, वहां तो बीजेपी ने सब कुछ मैनेज कर लिया और मैनेज करके जीत हासिल कर ली, लेकिन यहाँ पर टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बल्कि यहाँ पर सियासत के शातिर और माहिर खिलाड़ी एक तरफ है, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस है, और उसके बाद सामने जाहिर सी बात है कि सिर्फ अकेली बीजेपी नहीं है, उसके साथ दो और पार्टियां हैं और छोटी छोटी और पार्टियां हैं जो उसके साथ मिली हुई हैं। और यही वजह है कि बीजेपी को यह अब डर सता रहा है कि जो बगावती हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, आखिर उनको किस तरह से मनाया जाए ताकि जिन जो वो एक नंबर अपने जहन में अभी उसको लग रहा है कि वो एक नंबर जो अपने जहन में उसने रखा हुआ है कि इतनी सीटें उसे हासिल हो सकती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर उसे डेंट लग जाए, क्योंकि पहले से ही उसकी ये राह बहुत मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, मुद्दों का अंबार है और उसके साथ साथ जो उसके घटक दल मौजूद हैं उसके साथ वो उसके लिए और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ताजा मुश्किल पैदा की है अजीत पवार गुट ने, जिन्होंने नवाब मलिक का नॉमिनेशन एंड मूवमेंट पे दाखिल किया और एक ऐसा कह सकते हैं कि सियासी खेल खेला है, अजीत पवार की तरफ से खेला गया है, नवाब मलिक की तरफ से खेला गया है कि अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। एक ऐसे शख्स को जिसको उसने अंडरवर्ल्ड से जिसके ताल्लुकात बताए थे, जिसको उन्होंने ये बताया था कि भाई ये तो राष्ट्र विरोधी हैं, और क्या क्या बातें देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने नवाब मलिक को लेकर कही थी, अब वही नवाब मलिक उसी बीजेपी के साथ हैं। वो जो महायुति है जिसमें बीजेपी शामिल है, सबसे बड़ी पार्टी है, अब उसका हिस्सा है नवाब मलिक। अब ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि हम इसको नॉमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे। तो ये तो बहुत मजाकिया सी बात हो गई कि वो आपके साथ शामिल हैं लेकिन आप उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे। अगर नवाब मलिक जीत कर आ जाते हैं और उसके बाद अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं और आपको नवाब मलिक का सपोर्ट चाहिए ही होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इस राष्ट्र विरोधी शख्स का क्या आप साथ लेंगे जिसको आप राष्ट्र विरोधी बोलते हैं? क्या फिर वो शख्स जिसको आप अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जिसके ताल्लुकात आप बताते रहे और कहा कि आपके पास तमाम सबूत मौजूद हैं और जल्द ही ये सबूत आप शरद पवार को देंगे, ये कहा गया था। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा तौर पर अब से कुछ साल पहले ये दिवाली से ही पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये कहा था, उन्होंने इन तमाम बातों को कहा था। और अब आप ये देखिए कि उसी शरद पवार की जो एनसीपी थी उसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा उनके पास है यानी कि अजीत पवार, और उन्हीं अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया है। तो अब ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पार्टी जो है, ये वो पार्टी जो कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये 80-20 वाली ये पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रवाद को लेकर करती है, जो बड़ी बड़ी बातें कहती है कि देश उनके लिए सर्वोपरि है, और वो जिहाद जैसी तमाम बातें कही जाती हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। अब वो क्या करेंगे? क्योंकि अजीत पवार तो नवाब मलिक के लिए कैंपेन के लिए हो सकता है वो जाएं, उनकी पार्टी से हैं वो, उन्होंने टिकट दिया है। तो ऐसे में एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, इस तरह से फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। और जाहिर सी बात है कि अजीत पवार, आप ये देखिए कि एक वो अजीत पवार जिनके लिए कहा जाता था कि देखिए मजबूरी का गठबंधन जो है अजीत पवार के साथ किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अजीत पवार किस तरह से अपनी टर्म एंड कंडीशंस मनवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये आप सामने देख लीजिए कि कैसे वो अपने मन मर्जी के कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। इससे आप महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की कंडीशन को फिलहाल समझिए। भले ही उन्होंने 150 से ज्यादा अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए हैं,
लेकिन उसको ये पता है कि कैंडिडेट्स तो हमने इतनी बड़ी तादाद में उतार दिए हैं, लेकिन जीत कैसे सुनिश्चित कराएंगे, क्योंकि भले ही सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनके जो नेता हैं वो महीनों से जहरीले भाषण दे रहे हैं ताकि फिजा में जहर घोला जा सके और राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, लेकिन जमीन पर उन्हें पता है कि ये सब कुछ काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है, लेकिन इन दोनों गठबंधनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि वो पार्टी जो फाइलें खोलने में माहिर है, वो पार्टी जो ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाने में माहिर है, जो किसी की भी आवाज को दबा लेती है, वो आप देखिए कि उसके सामने कैसे उसके पार्टी के नेता और जो उसके साथ घटक दल हैं उनके नेता कैसे उनके सामने सर उठाकर ना सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं बल्कि सीधे तौर पर उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि बीजेपी कैसे चारों तरफ से गिर गई है, इसीलिए उसने ये आनंद फानंद में बैठक बुलाई है, क्योंकि महाराष्ट्र उसको जीतना बेहद जरूरी है। उसे ये पता है कि बाय हुक और बाय क्रुक वो महाराष्ट्र को जीतना चाहती है, क्योंकि कितने बड़े स्टेक उसके लगे हुए हैं, और अगर महाराष्ट्र हार गए तो समझिए कि दिल्ली में पूरी इक्वेशन बदल जाएंगी। वही चंद्रबाबू नायडू, वही नीतीश कुमार जो उनके साथ दोनों बगलों में खड़े हुए हैं, वो किसी भी वक्त उनका हाथ छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन महाराष्ट्र से अगर हाथ से निकल गई या हार उनके पाले में गई तो पूरी तरीके से दिल्ली में भी सिचुएशन बदल जाएगी। आज इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान बल्कि मेरे साथ जुड़ेंगे। दो खास मेहमान अभी फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, डॉक्टर संदीप यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप यादव, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरे साथ महाराष्ट्र से जाना माना चेहरा जिसको आप सुनना देखना पसंद करते हैं, जम्मू आनंद जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम, पॉलिटिकल एनालिस्ट और जाना माना चेहरा और खुद एक नेता रह चुके हैं और हैं अभी, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर संदीप आपसे मैं करना चाहूंगी। फिलहाल बीजेपी जिस तरह से पूरी तरीके से फंस गई है, खासतौर पर नवाब मलिक ने जिस तरह से एंड मोमेंट पे आके अपना खूब तामझाम के साथ नॉमिनेशन दाखिल ही नहीं किया बल्कि एक तरह से चुनौती दी, और उसके बाद वो जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, जो पार्टी बड़ी बड़ी बातें अपने लिए करती है, और अभी भी आप ये देखिए वो तमाम मुद्दे उठाकर वो सामने आ रही है। ऐसे में बगावती जो है, कई ऐसे नेता हैं या तो इन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं या फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, और इसी को लेकर मीटिंग भी बुलाई गई है ताकि इन बागियों को समझाया जा सके, खामोश किया जा सके। लेकिन क्या ये सब करना आसान होगा? महायुति की कंडीशन को फिलहाल आप कैसे देखते हैं, और नवाब मलिक के नॉमिनेशन से कितने फंस गई है बीजेपी? जी, आप सभी को नमस्कार, सुनीलम सर को नमस्कार। बुरी तरह से फंस गई है बीजेपी। कारण ये है कि जो नवाब मलिक हैं, उनके ऊपर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया गया। ईडी की खूब जोरदार पूछताछ हुई और बड़ा उनको प्रताड़ित किया गया। ऐसा कहा गया कि दाऊद इब्राहिम की पत्नी हसीना पारकर से उनका संबंध है, और बहुत सारे वो इस तरह का कि ब्लैक मनी जो है वो रियल एस्टेट में लगाते हैं, इस तरह के आरोप लगे। लेकिन जो नवाब मलिक की पॉलिटिक्स को जानते हैं, उनको जानते हैं, वो सभी जानते हैं कि वो एक दूसरे तरह के व्यक्ति हैं। अब जिस तरह से उनको उनकी भी हंटिंग की गई, उनको टारगेट किया गया, ये बहुत ही महाराष्ट्र की राजनीति में विचित्र, मैंने बहुत ही मैंने कष्टप्रद है बेसिकली, क्योंकि पीएमएलए तो आजकल इस तरह की चीज हो गई है कि जो भी विपक्ष का है और जो विपक्ष की थोड़ी सी दुखती रग है उस पर आप पीएमएलए लगा दीजिए। ईडी से 10-10 घंटा, 12-12 घंटा आप पूछताछ करवाइए, और उसी पूछताछ के क्रम में अगर वो गलती से भी कुछ स्वीकार कर लेता है तो ईडी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो एविडेंस बन जाएगा, और वो एविडेंस बन जाएगा, फिर उसके बाद उसको आप वर्षों तक जेल में डाल दीजिए और उसको खत्म कर दीजिए। तो ये बीजेपी एक्चुअली अब वो खुद एक्सपोज हो रही है कि इतने दिनों तक आप उनको अपने साथ लिए हुए थे, अब उनके कैंडिडेट को कह रहे हैं कि वो हमारे नहीं हैं। तो जो फायदा अजीत पवार नवाब मलिक के द्वारा उठाना चाहते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वो अब उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग कम से कम मैंने यही हाल है जो दुष्यंत चौटाला का हरियाणा की राजनीति में था। अजीत पवार को भी लोगों ने देखा कि इतने दिनों तक वो जम के बैठे रहे सत्ता में, अब वो अपने को दिखाने के लिए सही, जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, तो अजीत पवार कहाँ थे? तो अजीत पवार को भी इसका फायदा नहीं होने वाला है।
दूसरे बीजेपी जो अपना जेस्चर दिखा रही है, उसको भी इससे कुछ मिलने वाला नहीं है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम एंटी मुस्लिम हैं, या फिर हम इस तरह के एलिमेंट्स जो देशद्रोहियों को, उनके हिसाब से हसीना पारकर देशद्रोही हैं, उनके साथ मिली हुई हैं, तो हम उनको टारगेट करते हैं। ये भी दोनों को कोई फायदा नहीं इसका मिलने वाला है, और ये दोनों एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बता दूं आपको कि 2-3 फैक्टर्स हैं बुसरा जी, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो एनसीपी हो, अ, जो शिंदे गुट हो एनसीपी का, या फिर शिवसेना का जो क्षमा करिएगा, एनसीपी का अजित पवार गुट और शिवसेना का शिंदे गुट, और बीजेपी के साथ जो है, जिस तरह से इन्होंने मराठा रिजर्वेशन पर हाथ पात किया है, जिस तरह से किसानों के मामलों में हाथ पात किया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकार है, इसने अभी एक कमेटी बनाई, संदीप शिंदे कमेटी, एक जज की कमेटी है, रिटायर्ड जज की कमेटी, और उसको इन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप मराठा रिजर्वेशन, बेसिकली जो महाराष्ट्र है उसमें 26% आबादी जो मराठा जातियों की है, 6% 7% बताते हैं कि कुणबी मराठा है, और इन्होंने वो जिम्मेदारी दी संदीप शिंदे कमेटी को कि आप मराठाओं का कुणबी मराठा से संबंध खोज के, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख के, और उनको कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट जारी करिए। हालांकि ये इन्होंने ये कह के बताया कि वो मराठाओं के साथ हैं, उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र में, वो है ओबीसी। ओबीसी जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को महाराष्ट्र में, वो बेसिकली वो भी बहुत इनसिक्योर फील करने लगा इससे, क्योंकि 27% में अभी भी 20-22% ही मिला है, क्योंकि वहां क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, तो वो पूरा भरा नहीं है। और ओबीसी जो बीजेपी का वोट बैंक हुआ करता था, वो बुरी तरह से नाराज है। इधर मराठाओं को भी कुछ मिला नहीं, उससे वो भी नाराज हैं, दोनों तबके नाराज हो गए हैं, और ये दोनों को हकीकत में कुछ नहीं देना चाहते थे। ये दोनों को कुछ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये जानते हैं कि आरएसएस जो वहीं का संगठन है, नागपुर से आता है, इनका जो प्रिविलेज है वो खत्म हो जाएगा, उसको चुनौती मिल जाएगी। अब आप इस बात को समझिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल जो ऑटो चलाते थे और मराठवाड़ा से आते हैं, बीड के रहने वाले हैं, जालना में उन्होंने अपना आंदोलन किया, वो 6 भूख हड़ताल कर चुके हैं मराठा जाति के ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, और छठवां उन्होंने जो भूख हड़ताल की थी वो 17 सितंबर को की थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ये शिंदे हैं, जो शिवसेना से अलग हुए, एक्चुअली ये भी मराठा जाति के हैं, लेकिन इनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। मराठाओं के अभी भी निर्द्वंद रूप से शरद पवार वहां पे नेता हैं, और उसमें उनको छोड़ के, इग्नोर करके मराठा समाज में पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। तो शिंदे ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए एक हद तक बताते हैं लोग कि मनोज जरांगे पाटिल को खड़ा किया, और बहुत सारे मराठा जाति के लोग रहे हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण नाम है जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके बेटे के बेटे संभाजी महाराज, उन्होंने तो एक स्वराज्य संगठन करके वो संगठन चलाते थे, जिसमें वो लंबे समय से मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब ये जान लीजिए आप बुसरा जी कि वो रिजर्वेशन न मराठाओं को मिला, ना ही ओबीसी खुश है, क्योंकि ओबीसी जो है सोशल डोमिनेंस उनका कम है, और मराठा जातियों का एक डोमिनेंस है, लेकिन उनकी मार्जिनलिटी कितनी है। अगर रिजर्वेशन की मांग उठ रही है तो उसको एड्रेस करना सत्ता की जिम्मेदारी है, सत्ता ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए ये तबके नाराज हैं। 9% वहां पे आदिवासी हैं, 11% के करीब मुसलमान हैं, 11%, 11.5% के करीब मुसलमान हैं, 11% दलित हैं, 30% ओबीसी हैं, और उसके बाद मराठा है, कुणबी मराठा है, और बाकी कुणबी मराठा तो ओबीसी में आते हैं, उनको आप ओबीसी में गिनिएगा, बाकी सवर्ण जातियां बहुत कम है। अब मामला आप देख लीजिए, 2014 और 19 में लोकसभा की 4 आदिवासी सीटें हैं, जिसमें 3 जो है, क्षमा करिएगा, 4 सीटें बीजेपी जीती थी। इस पिछले लोकसभा में 3 हारी है और 1 जीती है, और पिछले लोकसभा में जो विधानसभा की 288 सीटें हैं बुसरा जी, उसमें 151 पर पूरी जीत थी। किसको जीत थी? महाविकास आघाड़ी को। और 103 सीटों पर 128 सीटों पर 128 सीटों पर जो था वो महायुति का गठबंधन आगे था। अब ये जो एज मिला हुआ है महाविकास आघाड़ी को, ये और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था वो एक नेतृत्व, एक नेता को देख के लड़ा जाता है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों पे होता है। अब आप जान लीजिए, इसके बाद जो महत्वपूर्ण मामला आता है, रिजर्वेशन का मामला रूरल महाराष्ट्र में सबसे ऊपर है,
और अर्बन महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको गुजरात में शिफ्ट करना। तो वो जो गुजरात में ये लोग सारे प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, लोगों में नाराजगी है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है, जिस हिसाब से अभी तक जो पिछली 5 साल की सरकार थी उसमें 3 मुख्यमंत्री थे। 70 घंटे के लिए देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे, और तीसरे जो चीफ मिनिस्टर थे वो अभी शिंदे साहब। तो जो जिस तरह से चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई, उससे महाराष्ट्र का इवन बीजेपी का भी सपोर्टर, उसको भी अगर आप ईमानदारी से पूछिए, ये अच्छा नहीं लगा था कि इस तरह से शिवसेना जो हिंदुत्व की वहां पे सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके कंधे पर चढ़कर बीजेपी ने महाराष्ट्र में एंट्री ली थी, उसी को ठिकाने लगा दिया। और जिस खराब ढंग से सरकार बनाई उससे लोगों में एक नाराजगी और सहानुभूति है। सहानुभूति है शरद पवार के प्रति, सहानुभूति है उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रति, और इसका फायदा मिलेगा। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो है प्याज के किसान, कॉटन के किसान और सोया के किसान। महाराष्ट्र में कहते हैं, कहावत है बुसरा जी, कि प्याज कटने से पहले ही वहां के लोगों को रुलाती है। प्याज का दाम अगर ना बढ़े तो किसान रोता है, और प्याज का दाम बढ़े तो आम आदमी रोता है। क्योंकि प्याज की जो उत्पादन है वो नासिक और इस तरह के रीजन में सबसे ज्यादा होता है, और भारत में सबसे बड़ा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। कॉटन का भी करता है और सोया का भी करता है। अब हालत यह है कि 8 ऐसी लोकसभा की एरिया कवर करता है प्याज का किसान। 12 लोकसभा की एरिया ऐसी हैं जो कॉटन और इस तरह की सीटों को कवर करता है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, वहां के लोकल मुद्दे बहुत भयावह है। मराठवाड़ा, विदर्भ महाराष्ट्र में पश्चिम महाराष्ट्र की तुलना में बहुत पीछे है। वहां के किसान इतने संपन्न नहीं है। किसानों की आत्महत्या, किसानों की दुर्दशा वहां बड़े मुद्दे रहे हैं। एग्रेरियन क्राइसिस बहुत चरम पर है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत इसको कटसाट करते हुए बता दूं कि छोटे छोटे कई प्लेयर्स हैं, कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन ये जो चुनाव है पूरी तरह से शरद पवार, उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस के तरफ केंद्रित हो गया है। और मुझे जो लगता है कि ये इस चुनाव में बीजेपी महाविकास आघाड़ी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगी। एक और पार्टी है प्रकाश अंबेडकर की, जो दलित मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत को क्लेम करने की बात करती है, लेकिन वो कहीं टिक नहीं पाई। उसको 2.75% वोट मिले थे। इसी तरह से महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना वाली पार्टी है, राज ठाकरे की, उसका एकमात्र एमएलए है। हालांकि वो अभी बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर चाहे ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी है प्रकाश अंबेडकर की, वो भी बहुत प्रभाव नहीं डालने वाली है। तो इस तरह से इस बार जो चुनाव है पूरी तरह वो महाविकास आघाड़ी के फेवर में है, और वो जीतता हुआ ही नहीं दिख रहा है, जीतेगा। क्योंकि कारण यह है कि महाराष्ट्र में कुछ भी वंचित तबके के हिसाब से नहीं है, हर तबका वहां का नाराज है, और शिंदे वहां के किसी तबके को सर्व नहीं कर पाए, उसकी मदद नहीं कर पाए। जी जी। डॉक्टर संदीप, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी। एक तरह से तस्वीर यहाँ पर आपने उकेरी है महाराष्ट्र की फिलहाल की, किस तरह के मुद्दे हैं और क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। आपको जाना है, आप शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया डॉक्टर संदीप। और अब मैं जम्मू आनंद जी आपके पास में आना चाहूंगी। जम्मू आनंद जी, सवाल ये उठ रहा है कि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है महाराष्ट्र की। बाकियों की फहरिस्त है, दोनों तरफ है, लेकिन लग रहा है कि युति में ये फहरिस्त जो है वो लंबी है। और नवाब मलिक की एंट्री के बाद ये मुश्किलें बीजेपी की और बढ़ गई हैं कि आखिर वो कैसे, जब इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो वो कैसे कैंपेन करेंगे, किस तरह से वो राष्ट्रवाद का वो मुद्दा उठाएंगे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। अजीत पवार उनके साथ हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि नवाब मलिक भी अब उन्हीं के, चाहे वो कितना भी उनसे किनारा करे, लेकिन है तो उन्हीं के गठबंधन का हिस्सा। टिकट तो उन्हें उसी गठबंधन का जो शेयर है उसमें से मिला है। तो और इसी को लेकर कि बागियों का कहीं नुकसान ना हो जाए, महायुति ने अहम मीटिंग भी अपनी बुलाई है। फिलहाल स्थिति आप कैसे देख रहे हैं अब, जबकि नॉमिनेशन खत्म हो गए हैं, 4 तारीख आखिरी तारीख है नवंबर की, जहां नॉमिनेशन वापस लिए जा सकते हैं, और तब तक कोशिश की जाएगी कि बागियों को मनाया जा सके। धन्यवाद बुशरा जी। एक्चुअली 2024 विधानसभा का ये चुनाव महाराष्ट्र के दोनों आघाड़ी, महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, इन दोनों आघाड़ियों में जितने भी दल हैं, 6 दल, इन सारे दलों के एक प्रकार से अस्तित्व का सवाल है।
इसलिए हम देखते हैं कि खास करके महायुति में जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, वो कुछ खास मतलब 2019 के तुलना में उसका एक मजबूत सहयोगी शिवसेना, यूनाइटेड शिवसेना अलग होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 19 के तुलना में 2024 में महायुति में ज़्यादा सीटें नहीं लड़ पाई या ज़्यादा सीटें अपने तरफ रख नहीं पाई। इससे दिखता है कि शिंदे और अजित पवार इन दोनों का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना रहा, ज़्यादा सीटें उनके लिए छोड़े जाने का ये साफ दिख रहा है। क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 152 सीटें लड़ी थी और यूनाइटेड शिवसेना ने 124 सीटें लड़ी थी। अब जब ये लग रहा था कि शिवसेना टूट गई है और धड़े उनके साथ है, तो बीजेपी करीब करीब 160-70 तक जाएगी। लेकिन खास करके शिंदे और अजित पवार ने बीजेपी की दादागिरी पे जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि एक रोड़ा बनकर वो उभरे हैं और बीजेपी की स्थिति खराब होने के वजह से बीजेपी जो लग रहा था कि वो एक प्रकार से शर्तें गिनाएगी, वो उसमें नाकामयाब रही और दबाव में है बीजेपी। और इसीलिए बीजेपी और महायुति के सामने ये सबसे बड़ा संकट ये है कि महायुति इस बात को स्वीकार कर ली थी आज से करीब 3 महीने पहले कि उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। मतलब मुद्दे 2 प्रकार के होते हैं। एक उपलब्धि के मुद्दे कि हमने 2 साल 2.5 साल में क्या ऐसे नए नए कदम उठाए हैं जिससे कि जनता का जो बड़ा विभाग है वो खुश है और उत्साहित है। और दूसरी उनकी उपलब्धि ये होती है कि विपक्ष की कमियां क्या है। इस दोनों नजरिए से अगर हम देखते हैं तो 2-2.5 महीने पहले तक बीजेपी या महायुति की स्थिति ये थी कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे। और आज ऑन रिकॉर्ड और खास करके चैनलों के माध्यम से बीजेपी हो, शिंदे गठ का शिवसेना हो या एनसीपी का अजित पवार का गठ हो, इनके नेताओं से लेकर तो कार्यकर्ता और जिनको अभी टिकट दिए हैं, ये सब इनकी एक ही बैसाखी है जिसके सहारे उनको लग रहा है कि 23-20 तारीख का चुनाव वो जीत लेंगे। और वो एक बैसाखी इनकी बनी हुई है लाडली बहना। मतलब पूरा कुनबा जो है वो इलेक्शन सिर्फ लाडली बहना के 3 महीने के 1500 रुपए बैंक में जमा करना, यही उनको एक सबसे बड़ी संजीवनी लगती है। इससे ये समझ में आता है कि महायुति किस तरीके से विफलताओं के जंजाल में वो फंसी हुई है और सफलताओं के नाम पे बताने के लिए, उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मतलब ये है कि महायुति जो है वो सिर्फ एक नारे के भरोसे अब चुनाव लड़ने जा रही है और वो नारा उपलब्धि का नहीं है। वो नारा हिंदुओं को डराने वाला नारा है और उनको ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के हिंदू डरपोक होते हैं। और वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। अब एकमात्र उनका जो है ये एक उनका पंच लाइन है इस वक्त। और दूसरी तरफ जो है कि अजित पवार जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं फॉर्म भरने के आखिरी दिन नजदीक आते आते कुछ पैंतरे उन्होंने भी चल दिए। और सबसे बड़ा पैंतरा जो चला है वो बंबई में। और देखिए हम सब ने खास करके नवाब मलिक को
बहुत अंडर एस्टिमेट किए हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूं। नवाब मलिक एक सीजन पॉलिटिशियन है। नवाब मलिक स्टूडेंट मूवमेंट से आए हुए हैं। नवाब मलिक की एक अपनी आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक बैठक है, और जिस वैचारिक बैठक का जो बुनियाद है, वो बुनियाद तरक्की पसंद है, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात पे यकीन करते हैं, और संघर्ष पे यकीन करने वाला व्यक्ति है। ही इज बेसिकली अ फाइटर। और इसीलिए अजीत पवार कैंप में अगर कोई जेल जाना पसंद किया, वो नवाब मलिक है। बाकी तो मिनिस्ट्री में आ गए। तो नवाब मलिक एक पॉलिटिशियन है, संघर्ष पे यकीन करने वाला है, और जिसकी राजनीति की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई है। और अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो उन्होंने कहा था कि बंबई में 76 में जो एंटी फी राइज मूवमेंट हुआ था, उस वक्त वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो अजीत पवार को भी एक प्रकार से नवाब मलिक को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था इतने दिनों। और बीजेपी को ऐसा लगा कि नवाब मलिक को डरा धमकाकर घर के अंदर बांध के रख देंगे, लेकिन बीइंग नवाब मलिक इज अ फाइटर, बीइंग नवाब मलिक इज अ पॉलिटिशियन, और एक नवाब मलिक जो एक विचारधारा की बुनियाद पे राजनीति करते हैं, उन्होंने भी समय देखते हुए एक ऐसा तीर चला कि अजीत पवार को भी और बीजेपी को भी ऐसी स्थिति में डाल दिया कि ना वो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, सिर्फ अपना सकते हैं। और इसलिए बिल्कुल कटेंगे जमवारन जी, पटेंगे। एक सवाल इसी से रिलेटेड है, और एक कमेंट बॉक्स में मैं डॉक्टर सुनीलम आपके पास भी लौट रही हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखा है किसी ने कि जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसका जवाब, इसका काउंटर नैरेटिव या काउंटर जवाब महाविकास अघाड़ी या कांग्रेस के पास क्या है? क्योंकि जब कोई नारा आता है तो आप उसका काउंटर नैरेटिव या काउंटर नारा तो आप कोई ना कोई देंगे। तो ये सवाल यहाँ पर जो हमारे दर्शक है उन्होंने पूछा है। देखिए, अब सवाल यही है कि आरएसएस ने इस बात को एंडोर्स किया है, इस नारे को। हम उस समय से भी कह रहे थे कि ये बेसिकली ये नारा आरएसएस का था, और ये इस कंटेस्ट में आरएसएस की ये भूमिका थी कि जाति जनगणना, और जाति जनगणना से आरएसएस पहले से इसलिए विरोध कर रहा था कि इससे हिंदू समाज बटेगा। और ये नारा उन्होंने योगी के मुंह से पहले दिलवाया, और उसका रिएक्शन वो देखना चाहा, और उसके बाद उन्होंने मथुरा के उनके मीटिंग में एंडोर्स कर दिया। मतलब ये है कि ये नारा आरएसएस का नारा है, मोदी के जरिए उन्होंने टेस्ट किया और उसके बाद ये लाया। सवाल इस बात का है कि जाति जनगणना पे बीजेपी खामोश है, जाति जनगणना का विरोध आरएसएस कर रही है, तो फिर बटने का डर किसको किससे सता रहा है, और बटेंगे और काटने वाले कौन होंगे, इसके बारे में आरएसएस और बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। अब जब उनको लग रहा है कि जाति जनगणना से ये जो पूरा हिंदू परिवार का एक अवधारणा और हिंदुत्व की एक अवधारणा को उन्होंने पिछले 60 साल बुना और हिंदू आइडेंटिटी को जगाया, उनको लग रहा है कि जाति जनगणना के मुद्दे ने इतने साल के प्रयास को एक झटके में तार तार कर रहा है, और इसीलिए वो अब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने के बजाय अब वो इस तरीके से उन्होंने उसको प्ले किया है कि भाई जाति जनगणना से हिंदू बटेगा,
और हिंदू अगर बटेगा तो फिर वो कटेगा। तो इसीलिए ये जो नारा है बुनियादी तौर पर ये चलना नहीं है, ये चलना ही नहीं है। और दूसरा इस बात का ये है कि इसको अगर हम पॉजिटिवली अगर लेंगे, अगर भारतीय बटेंगे तो कटेंगे। इस संविधान को मानने वाला हर नागरिक भारतीय है, तो ये भारतीयों आपस में मत बटो। और इसके लिए आप और हम जब छात्र थे, स्कूलों में तीसरी चौथी में पढ़ते थे, तो नारा बड़ा बुलंद था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं चार सिपाही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो अब इसको अगर हमको समझना हो तो इसका मतलब ये था कि भारत के संविधान ने हमको और आपको सबको जो नागरिक बनाया है और जो भारतीय नागरिक बनाया है वो आपस में एक रहे। और इसके लिए वो जो पुस्तकों के पहले पन्ने में जो प्रार्थना है, हम सब भारत के भारतीय हैं, भाई बहन हैं, इससे एक समझ बनी हुई थी, एक मतलब एक नया इंसान भारतीय नागरिक तैयार हो रहा था जो हिंदू मुसलमान जात के परे उठकर अपने आप को भारतीय के रूप में देख रहा था। हम सब भाई भाई हैं, तो अगर वो बटेंगे तो कटेंगे। तो दोनों तरीके से आरएसएस और बीजेपी इस नारे को महाराष्ट्र के चुनाव में उछाल कर फंसी हुई है, क्योंकि इस दोनों नारे से जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हो इसका उत्तर उनके पास नहीं है। और इसीलिए महाविकास आघाड़ी जो है वो बटेंगे कटेंगे के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेगी, वो ज्यादा फोकस करेगी जाति जनगणना करो। ठीक है, क्योंकि जाति जनगणना को समझ में आ जाएगा, उसको ये कटेंगे और बटेंगे या बटेंगे कटेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, अब वही देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जो महाविकास अघाड़ी है उसका अपना पूरा जो चुनावी पैटर्न है या फिर जो मुद्दे हैं वो क्या रहते हैं और किस तरह से वो अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत करते हैं। क्योंकि अभी नॉमिनेशन है, अभी कह सकते हैं कि नॉमिनेशन खत्म हुए हैं, आखिरी तारीख हो गई है, अभी वापसी होगी, उसके बाद भी कुछ तस्वीर जो है, कुछ चेहरे बदलेंगे जिनको मना लिया जाएगा। और बाकी उसके बाद देखना होगा कि जब चुनावी पूरा एक तरह से उफान पर होगा, महाराष्ट्र में जब रैलियां शुरू होंगी जो कि दिवाली के बाद शुरू होने जा रही हैं, तो फिर किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा होती है। और क्या उसी के बाद डॉक्टर सुनीलम असली तस्वीर महाराष्ट्र की पता चल पाएगी या अभी भी ये एहसास हो पा रहा है कि महाराष्ट्र किधर जा रहा है? जी मिश्रा जी, अभी प्रोफेसर संदीप यादव जी और कॉमरेड आनंद जी की जो है, दोनों ने बहुत ही विस्तार से और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस इन्होंने किया है, जम्मू आनंद जी ने। मैं पहले तो टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि एक जो अभी कहा था कि संदीप जी, लगता है डॉक्टर सुनीलम जो है उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। डॉक्टर सुनीलम, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिए। और जम्मू आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी जब तक डॉक्टर सुनीलम जुड़ते हैं। क्या अभी हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति साफ है या फिर अभी आपको लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव बखेगा? जी जी हेलो जी जी, आवाज आ रही है आप आपको? अपनी बात रखें। जी जी जी, अभी आ रही है आपको। जी, आप अपनी बात रखें डॉक्टर सुनीलम। आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर सुनीलम? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। जम्मू आनंद जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। आ रही है आवाज? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जी 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 हाँ। जी जी जी, अपनी बात रखिए जी।
जी मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि जो संदीप यादव जी ने जो बोला था चोर दरवाजे से सरकार बनाई, असल में उन्होंने बाकायदा डकैती डालने का काम किया और खरीद फरोख्त करने का काम किया था। तो इसमें कोई हल्के फुल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दर्शकों को एकदम स्पष्ट रहना चाहिए कि सरकार एक बनी थी, उनके विधायकों को बाकायदा 50-50 करोड़ में, जहां बोलते 5-5 खोखे में खरीदने का काम किया गया। और उन पार्टियों को जो सबसे पावरफुल पार्टियां मानी जाती रही हैं देश के अंदर, मतलब रीजनल पार्टियां हैं, उनको पूरी तरीके से खल्लास कर दिया। उसके बाद में उनका सिंबल भी छुड़ा लिया। ऐसा पहले कभी भारतीय राजनीति में देखने नहीं मिला। तो ये लोग, जो लोग इस समय राज कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में यही एकदम सही शब्द है कि उन्होंने डकैती करके सरकार अपनी बनाई है। अब स्वाभाविक तौर पे उनके पास में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ काम किया है वो कंपनियों को लाभ देने का काम किया है। मतलब कि जितना अडानी को दे सकते थे मुंबई में दे दिया, महाराष्ट्र में दे दिया। कॉरपोरेट को जो जो छूट दे सकते थे वो सब कुछ देने का काम किया। तो उनका जो काम की शैली है उसके अंदर केवल 1500 रुपए जो लाडली बहना के लिए जो बात है, तो लोग तो अभी आपने देखा होगा, मीम्स देखे होंगे, सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो सब कहते हैं कि लाडली लड़का तो एक ही है, गौतम अडानी। बाकी लड़कियां जो है उनको 150-150 रुपए दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है हजारों करोड़ रुपया लाडला को जो है वो देने का काम लड़के के साथ कर रहे हैं। तो जो जो लड़की और लड़के का डिस्क्रिमिनेशन है वो ऐसा है कि एक को 1% मतलब 0.001% है, तो दूसरे को जो है वो 99.9% है। इस तरीके की स्थिति है। मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। असल में जो इस समय नवाब मलिक जी के बारे में जो कहा जम्मू आनंद जी ने, मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मुंबई की पॉलिटिक्स के अंदर एक दौर के अंदर वो हम लोगों के भी साथी हुआ करते थे। लेकिन ये मैं देखता हूँ कि किस तरीके से जो पूरी की पूरी मुस्लिम लीडरशिप है, कैसे उसे खत्म करने का काम किया गया। चाहे नवाब मलिक हों, उनका तो देखा ही हमने। उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता थे आजमी साहब, उनका भी हमने देखा कि कैसे उनको 127 केसेस में फंसाया गया है, 150 केसेस में। और उसके बाद में मुख्तार अंसारी का और अतीक अहमद का तो हमने पॉइंट ब्लैंक जो है वो मर्डर भी देखने का काम किया। तो पूरी की पूरी लीडरशिप को खत्म करने की जो कोशिश है, इसके बाद भी जो है अभी देश के अंदर इस तरीके का वातावरण, अभी तक वो इतना जहर और नफरत नहीं फैला पाए हैं कि उनके बारे में जम्मू आनंद जी जैसे लोग या डॉक्टर शिवम जैसे लोग नवाब मलिक के बारे में नहीं बोल सके। तो बोलते हैं। अब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो उसका पाखंड जो है वो जिसे कहा जाता है पाखंड की पराकाष्ठा है। मतलब खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। और अब उसके अंदर वो फंस गए हैं। तो मामला केवल इतना नहीं है कि अजीत पवार ने कैंडिडेट दिया, मामला इतना ये है कि भाई अजीत पवार खुद ही जो है वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, और उसको मतलब जेल जाना चाहिए, लटकाया जाना चाहिए, ये सब सब तो अमित शाह खुद ही बोलते रहते थे। अब उनके साथ तो वो पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं। तो वो कितनी, मतलब एक तरीके से जो कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल इतना ही है कि विपक्ष के अंदर आप हो तो आप सबसे बड़े अपराधी हो, और आप जब अपनी वॉशिंग मशीन में धुल करके आप आ जाओ तो आप सबसे बड़े आप ईमानदार हो। तो ये पाखंड भी जनता के सामने एकदम स्पष्ट है। और इसमें चाहे वो शिंदे हों, चाहे वो अजीत पवार हों, इनकी इमेज या जो खुद फडणवीस हैं उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, भाजपा के तमाम नेताओं के ऊपर, तो भ्रष्टाचार जो है वो भी एक इस तरीके का कोई आरोप आप अगर देखेंगे तो शरद पवार के ऊपर या नाना पटोले के ऊपर या जो है उस तरीके से इनके ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर नहीं है। यहाँ पर इस समय जो पॉलिटिक्स जो है बुशरा जी चल रही है, उसमें मैं जो है आपका दर्शकों का ध्यान विशेष तौर पर जो कुछ हरियाणा के अंदर हुआ था। हरियाणा के अंदर मैंडेट को चोरी किया गया, और वो चोरी किस तरीके से किया गया, उसके अंदर सीधा ईवीएम का जो गड़बड़ था वो सब तो सबके सामने आ गया। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा था कि 60-70% वाली ईवीएम है, वहां से कांग्रेस जीत गई, और 99% वाली
या है ना, वो वहां की ईवीएम से बीजेपी वाले लोग जो है वो जीत गए। तो ये सब आ चुका है फैक्ट। लेकिन अभी क्या इन्होंने तरीका अपनाया, अभी ये तरीका अपनाया है कि ये अपने ही लोगों से इन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिसे फॉर्म 7 कहते हैं, और आपत्तियां दर्ज करके एक एक जगह पर 5 से 10,000 वोट एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने कटवा दिए हैं, जो लोग महाविकास अघाड़ी के वोटर हैं या जिन कैंडिडेट्स की जीतने की संभावना है। इसके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो महाविकास अघाड़ी ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास में पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके से दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको मालूम है कि जब बंगाल का चुनाव शुरू हुआ तो डीजीपी को वहां से हटा दिया गया। अब यहाँ के जो डीजीपी हैं वो तो सीधे सीधे पार्टीशन काम कर रहे हैं। उनके तमाम पूरा का पूरा एक उनका आरोप पत्र एमवीए के द्वारा सौंपा जा चुका है चुनाव आयोग को, लेकिन वो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। डीजीपी को हटाने को लेकर के ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा एक बड़ा सवाल है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको डराया जा रहा है। अब आप बताइए, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, चुनाव मतलब हुआ कि जब विड्रॉल हो जाता है इसके बाद ही माना जाता है कि चुनाव का कैंपेन शुरू होता है। अभी से अगर डराने धमकाने का काम चल रहा है, तमाम सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जान से मारने की धमकी से लेकर के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने का सब कुछ किया जाता है, और इसमें कोई पुलिस एक्शन नहीं है। तो आप इंटिमिडेट करके जब अभी ऐसा कर रहे हो तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आफ्टर इलेक्शंस क्या होने वाला है। अगर कोई जीत के जाएगा तो उसे बंदूक की नोक पे उससे पार्टी छुड़वा देंगे या इस्तीफा दिलवा देंगे या क्या करने वाले हैं। मतलब हम जो देख रहे हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जिस तरफ जाते हुए, तो संदीप जी जिन मुद्दों का उल्लेख करके गए थे यहाँ पर, किसानों के प्याज का मुद्दा, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा, तमाम सारे जो सवाल हैं एम्प्लॉयमेंट के से जुड़े सवाल हैं, दूध के रेट का वहां पर सवाल है, गन्ने के रेट का जो सवाल है, तमाम कपास की जो स्थिति है उसका सवाल है, ये सब सवालों के ऊपर तो चर्चा ही नहीं हो रही है। और सुभाष पलसेकर ने आज इसके ऊपर लेख भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर लिखा है, उन्होंने जिसमें डिटेल के अंदर बताया है कि किस तरीके से एक तरीके से डिरेल हो गई है पॉलिटिक्स या डिजेनरेट हो गई है, कि असल में चुनाव जो है वो तो मुद्दों के ऊपर हो जाना चाहिए। आप अपना घोषणा पत्र बनाइए, आप आपका जो व्यू पॉइंट है वो बताइए, और जो है जो भी पार्टियां हैं वो अपना बताएं, और उसके बाद में जो है मतदाता वोट दे। लेकिन मतदाता को इतना मतलब डराने धमकाने का काम और कंफ्यूज करने का काम किया जा रहा है। और अभी ये भी एक बात है कि शुरू से ही कह दिया गया था, युति के द्वारा कह दिया गया था कि हमारे यहाँ पर कोई भी रिबेल नहीं चलेगा, उसे हटा देंगे। अभी तक हिम्मत तो हटाने की पड़ी नहीं है। तमाम सारे कैंडिडेट्स जो हैं जो कि थे मतलब युति के साथ में जुड़े हैं, उन लोगों ने भी अपने नॉमिनेशन फाइल करने का काम किया है। अभी तक उन्हें हटाने की तो हिम्मत पड़ी नहीं है। यहाँ पर ये भी जरूरी कहना है कि महाविकास अघाड़ी के अंदर भी कुछ एक तरीके से कई जगह पर फ्रेंडली फाइट की बात आ रही है। वहां पर भी एक परफेक्ट किस्म का जो होना चाहिए था एक समझौता, उसके अंदर भी अभी चल रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग जी तो वहां पर ये था कि भाई 2 सीटें उनको दी गई हैं, अब उसके अंदर 1 सीट पे उन्होंने नॉमिनेशन कराया है, अब उसको वो विड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी का भी इसी तरीके से है। फिर अभी जो है शिवसेना ने कहा है कि रायगढ़ के अंदर वो पीसेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी को अपने कोटे में से 2-3 सीटें देने के लिए वो तैयार है। तो अभी फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखद ये है कि पूरी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, जो मुद्दे के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ये अपेक्षा ये करते हैं कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इस देश का प्रोग्रेसिव स्टेट है, और ये बात पूरा देश और दुनिया मानती है। वहां पर जैसा प्रोग्रेसिव मूवमेंट रहा, मतलब विशेष तौर पर जो समाज सुधार का जो वहां पर एक कल्चर रहा है, ऐसा कल्चर पूरे देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी स्टेट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। और उसकी अगर इतनी दुर्गति हो रही हो तो ये दुर्गति किसने की है? ये दुर्गति के जो जनक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो चाहे अमित शाह हों या कोई और लोग हैं, वो लोग हैं। और उसके अंदर जो जिसे कहते हैं कि जो हैंड्स बने हैं, वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे लोग बने हैं। तो एक मुझे लगता है कि राजनीति की सफाई का जो मसला है, ये बहुत बड़ा अहम वहां पर होना चाहिए।
इस तरीके के कंसर्न्स कीपर तमाम सारे महाराष्ट्र के अंदर बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं और आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसे कुछ लेखक नहीं है कि जिनकी किताबें बहुत बड़े लेवल पे पढ़ी जाती हों, क्योंकि वो बहुत बड़े समाज सुधारक हैं और बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये कल्चर है, तमाम सारे ऐसे लेखक हैं वहां पर जिनकी किताबें मतलब आप समझिए हजारों लाखों तक के अंदर वहां पर बिक जाती है। तो लोग पढ़ने लिखने समझने सोचने वाले लोग हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां की पॉलिटिक्स केवल ये जो कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर मराठा वर्सेस नॉन मराठा, मतलब मराठा वर्सेस एक तरीके से ओबीसी के अंदर जो एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का कोशिश जो की गई है या डिवीजन करने की जो कोशिश की गई है, जिसका हम एक्सपेरिमेंट होता हुआ हम हरियाणा के अंदर देख चुके हैं, जाट नॉन जाट का और नॉन जाट को किस तरीके से कैटेगराइजेशन के इशू के ऊपर इन्होंने फंसाने का काम किया, एक दूसरे के साथ लड़ाने का काम किया, डिवाइड करने का काम किया। तो ये जो कटोगे तो मतलब बटोगे तो कटोगे वाला जो मामला है, ये हर तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। हम लोग भी कहते हैं कि भाई किसानों इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो कट जाओगे। मजदूर जो है इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो मालिक जो है या पूंजीपति जो है वो तुम्हें काटने का काम करेंगे। ओबीसी इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो जो लोग तुम्हें सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते वो जो है तुम्हारे को काटने का काम करेंगे। या इसी तरीके से जो चलता है वो ये भी है कि हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, नहीं तो तुम कटोगे मरोगे। और ये बात हमने देखी है, भारत के पार्टीशन के समय लाखों लोगों की जो हत्याएं हुई और अरबों रुपए की जो संपत्ति गई, वो तो हिंदू मुसलमानों का जिन्होंने लड़ाया था, जिन्होंने दंगे कराए थे, जी चाहे उसके अंदर मुस्लिम लीग रही हो, चाहे हिंदू महासभा या जो एक संघ के लोग, जो जिस तरीके से रहा उन्हीं लोगों ने कहा। तो कट्टरवादी जो शक्तियां हैं वही एक तरीके से जब विभाजन पैदा करती हैं तभी कटने और मरने की बात आती है। तो इन विभाजनकारियों से दूर रहो, आप एकजुट रहो, समाज अगर एकजुट रहता जी डॉक्टर सीलम का है। फ्रेम फिर से। लेकिन आपको ये तो मालूम ही है कि जो है मिश्रा जी। जी। जी अ, आपका फ्रेम जो है वो जी जी फ्रीज हो जी गया था बोले। और अ, जी जी वक्त की कमी भी है और आज माफ कीजिएगा आप दोनों लोगों को मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाई और जम्मू आनंद जी माजरत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और डॉक्टर सुनीलम आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदल रही है और अब जाहिर सी बात है कि 4 नवंबर को जब नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख है, उसके बाद जब कैंडिडेट जो है तमाम पार्टियों के एकदम क्लियर तस्वीर सामने आ जाएगी और जब कैंपेन पूरा शुरू होगा इलेक्शन कैंपेन, तब उसके बाद और ज्यादा तस्वीर साफ होगी कि आखिर महाराष्ट्र का इलेक्शन किधर जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।